हे डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। बच्चों, ऑलरेडी हमने हमारा जो एफसी है वो तो एक साइड चल ही रहा है, वो हमारा चालू है, लिंक उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख सकते हैं। आज जो हम करने वाले हैं वो हमारा एक और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसको डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें एडवर्टाइजिंग का मतलब हमेशा मार्केटिंग लगता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़र्क होता है। इन दोनों अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। हालांकि एडवर्टाइजिंग जो है वो मार्केटिंग का ही हिस्सा है, लेकिन एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग दोनों एक नहीं होता है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो कम्प्लीटली बेस्ड है हमारे एडवर्टाइजिंग सब्जेक्ट के ऊपर, जिसके अंदर हम देखेंगे कि कौन से टॉपिक्स जो है, कौन से चैप्टर्स है, कौन से मॉड्यूल्स है इसके अंदर आने वाले हैं। और उसी के साथ साथ हमारा जो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू एडवर्टाइजिंग, उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो आइए बच्चों, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। एडवर्टाइजिंग जो कि SY BCom के सेमेस्टर 3 का सब्जेक्ट है, ये आपका सिलेबस है, जहाँ पर मॉड्यूल 1 में आपको इंट्रोडक्शन टू एडवर्टाइजिंग के अंदर कई सारे कॉन्सेप्ट है, कई सारे फीचर्स है जो इसमें कवर किए जाएंगे। एडवर्टाइजिंग को किस तरीके से क्लासीफाई किया जाता है, ऑडियंस के बेसिस पर हम कैसे एडवर्टाइजिंग को डिवाइड करते हैं, तो इसको हम जो है वो पढ़ने वाले हैं। इसी के साथ साथ एडवर्टाइजिंग में करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। अब हमने कई बार एडवर्टाइजिंग जो है टेलीविज़न पर हम एड्स देखते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं, मोबाइल फ़ोन में देखते हैं, यूट्यूब में स्किप ऐड का ऑप्शन आता है, तो वहाँ पर भी एडवर्टाइजमेंट जो है वो आता है। तो हमने एडवर्टाइजिंग जो है हम उससे भली भांति एकदम बोलते हैं ना, क्लियर है कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में कि ओके हमने एड्स जो है वो देखे हैं, लेकिन इसके अंदर करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है ये भी हमको अपने चैप्टर 1 यानी मॉड्यूल 1 के अंदर हमको देखने मिलेगा। सिमिलरली उसके बाद आता है हमारा मॉड्यूल 2, जो कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी के ऊपर है। कई बार कंपनीज क्या करती है, कुछ कंपनी खुद ही अपने ब्रांड या प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करती है, कुछ कंपनी होती है जो एक थर्ड पार्टी को आउटसोर्स करती है। तो ये थर्ड पार्टी को जो आउटसोर्स करती है वो होती है हमारी एडवर्टाइजिंग एजेंसी। तो ये क्या काम करते हैं, कंपनी के लिए, उनके ब्रांड के लिए, उनके प्रोडक्ट के लिए प्रमोशन का जो काम होता है वो एक एजेंसी कंप्लीटली करती है। तो एजेंसी भी बहुत अलग अलग टाइप्स की होती है, जो कि हम हमारे चैप्टर 2 यानी मॉड्यूल 2 के अंदर हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे इकोनॉमिक और सोशल एस्पेक्ट क्या है एडवर्टाइजिंग का, क्या ऐसी चीज़ें हैं जब हम एडवर्टाइजिंग करते हैं तो हमको ध्यान में रखनी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी का बजट। तो बजट को ध्यान में रखना है, कितना खर्चा हो रहा है, कितना टर्नओवर हमको उस ऐड से मिलेगा, कब किस वक्त उस ऐड को प्ले करना है, ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक और सोशल एस्पेक्ट के अंदर हमारे आएगी। फिर आता है हमारा 4th यूनिट, जो कि हमको ब्रांड बिल्डिंग के बारे में बात करता है और किस तरीके से स्पेशल पर्पस एडवर्टाइजिंग जो है वो की जाती है, जिसके अंदर हम AIDA मॉडल जो है वो करने वाले। AIDA मॉडल हम वाकिफ़ है इससे, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड एक्शन। तो ये एक मॉडल है जो हमने कई बार देखा है, इसको हम वापस से यूनिट 4 में अपने देख लेंगे। स्पेशल पर्पसेस एडवर्टाइजिंग होती है। और ट्रेंड्स क्या है एडवर्टाइजिंग में, किस तरीके से एडवर्टाइजिंग का पूरा दौर जो है वो बदल चुका है, अब अपडेटेड दौर क्या है, क्या चल रहा है एडवर्टाइजिंग के अंदर, ये सारी की सारी चीज़ें हम अपने यूनिट 4 के अंदर देखेंगे। अच्छा, इस बार बच्चों मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज किया है आपको पढ़ाने का। जैसे आपके टेक्स्ट बुक के पीछे जो ब्रीफ क्वेश्चन है यूजुअली वही आपको एग्जाम में आते हैं, तो मैंने क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सिलेक्ट किया है, मतलब सीरीज जितने भी दिए हैं सीक्वेंस में सारे क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है, क्वेश्चन रखा है, उसके नीचे उसका सोल्यूशन लिखा है, ताकि आप क्लियर रहोगे कौन से क्वेश्चन का कौन सा सोल्यूशन है। जैसे ही हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, इसका जो PDF है आपको ये आपके टेलीग्राम चैनल पर आपको देखने मिल जाएगा। तो बिना वक्त ज़ाया किए आज का जो हमारा लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू एडवर्टाइजिंग हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये अगर हम देखें, कुछ इमेजेस है जो मैंने आपके सामने यहाँ पर रखा है, राइट। कुछ इमेजेस आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो बेसिकली ये सब क्या है, ये सब ब्रांड्स है, प्रोडक्ट्स है, जिसके नाम है। हम जो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, हम एड्स जो देखते हैं वो इन्हीं से रिलेटेड, इन्हीं प्रोडक्ट्स से रिलेटेड देखते हैं। कई बार हम कुछ सर्विस रिलेटेड प्रोडक्ट भी देखते हैं, जैसे कि बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, तो ये सर्विस रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, तो इसकी भी हम एडवर्टाइजिंग जो है वो देखते हैं। तो बेसिकली हर एक चीज़ की एडवर्टाइजिंग हो सकती है, चाहे वो गुड्स हो, चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे वो कोई न्यू आइडिया हो। तो एडवर्टाइजिंग जो है वो हर फील्ड में आपको देखने मिलेगा। ओके, नाउ बिफोर गेटिंग इनटू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका फीचर्स ऑफ IMC है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, उसके पहले मैं ज़रूरी समझती हूँ आपको ये समझा देना कि एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या होता है। जो हमारा सब्जेक्ट है, हम पहले उसका कंसेप्ट जो है उसको क्लियर करेंगे। एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या होता है, बेसिकली पेड मैसेजेस बाय बिग ब्रांड्स एंड एंटिटीज टू रीच कस्टमर्स। क्या होता है एडवर्टाइजमेंट, ये एक पेड मैसेजेस होता है। ये पेड मैसेज, ये जो कंपनीज है, ये किस तक पहुंचाना चाहती है, ये पहुंचाना चाहती है कस्टमर्स तक। तो कस्टमर्स तक ये पहुंचाना चाहती है, क्या पहुंचाना चाहती है, मैसेज। कौन पहुंचाना चाहता है, बिग ब्रांड्स पहुंचाना चाहता है। एंड इन्फ्लुएंस देयर बाइंग डिसीजंस थ्रू प्रोडक्ट पिच, और हमारे जो बाइंग डिसीजन है उसको इन्फ्लुएंस करना चाहती है। इन्फ्लुएंस करने का मतलब होता है कहीं ना कहीं हमको एक तरीके से कन्विंस करना चाहती है कि क्यों आपको हमारा प्रोडक्ट जो है वो खरीदना चाहिए। जब भी हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं,
कपड़े धोने हैं, कपड़े चमकने चाहिए, प्लस कपड़ों में से खुशबू भी आनी चाहिए, तो हम कंफर्ट लेकर आते हैं। कंफर्ट का ऐड हमने देखा है। हम कभी भी एडवर्टाइजमेंट देखकर ही क्या करते हैं, अपना बाइंग डिसीजन जो है उसको डिसाइड करते हैं कि हमको क्या चीज़ें खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है। तो एडवर्टाइजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और हमारे बाइंग डिसीजन के ऊपर एडवर्टाइजमेंट्स का ह्यूज इम्पैक्ट होता है। तो एडवर्टाइजमेंट्स क्या होता है बच्चों, एक पेड मैसेज होता है जो बिग ब्रांड्स देती है किसको, ताकि उनका जो मैसेज है वो कस्टमर्स तक पहुंच जाए, ताकि उनके बाइंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सके। ये सिंपल सा मीनिंग है हमारे एडवर्टाइजमेंट का। अब इसके साथ साथ अ प्रमोशनल एक्टिविटी एम्स टू सेल एनी आइडियाज, प्रोडक्ट और सर्विसेज टू अ टारगेट ऑडियंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। एडवर्टाइजमेंट जो होता है, हालांकि होता सबके लिए है, लेकिन जो प्रोडक्ट और जो सर्विस बनाई गई है ये एक टारगेट ऑडियंस के लिए बनाई गई है, एक स्पेसिफिक सेट ऑफ ऑडियंस है जिसके लिए बनाई गई है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो जैसे कि ये एक प्रोडक्ट है हमारा कैलकुलेटर, ठीक है, ये एक प्रोडक्ट है, तो ये तो हर एक ऑडियंस की नीड को पूरा कर सकता है, चाहे एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, चाहे एक टीचर हो, चाहे कई क्लासेस में हो, चाहे कोई सीए के पास हो, चाहे किसी ऑफिस में काम आ रहा हो। तो बेसिकली ये एक ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, दैट इज़ अंडरस्टूड। ओके, अब अगर हम बात करें टारगेट ऑडियंस के लिए, फॉर एग्जांपल देखो हर प्रोडक्ट हर किसी के लिए नहीं होता है, ठीक है, ये हम अग्री करते हैं। तो टारगेट ऑडियंस का मतलब होता है वो ऑडियंस जिनके लिए स्पेसिफिकली ये प्रोडक्ट डिज़ाइन किया गया है, बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटी प्रोडक्ट्स, हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऐसा नहीं है कि हम एकदम ओल्ड एज के लिए नहीं बनाते हैं, लेकिन हमारी टारगेट ऑडियंस कौन होती है, 16 to 18 ईयर्स की जो गर्ल होती है उनकी एज से लेकर हम जो बनाते हैं इसको 35, 37, 40 ईयर्स तक की उम्र तक की औरतों के लिए हम अपना ब्यूटी प्रोडक्ट जो है वो बनाते हैं। तो यहाँ पर जो यंग पॉपुलेशन होता है वो आ जाता है। अब लिपस्टिक के लिए मेरा टारगेट ऑडियंस कौन होगा, वुमेन होगी डेफिनेटली, राइट। अगर डाइपर है तो डाइपर के लिए मेरा टारगेट ऑडियंस कौन होगा, उसके लिए जो है वो छोटे बच्चे, इन्फेंट्स जिसको हम बुलाते हैं, तो वो जो डाइपर है वो मेरा टारगेट ऑडियंस बच्चे हो जाते हैं वहाँ पर। जॉनसन्स बेबी पाउडर है तो वो बेबी पाउडर बता रहा है कि किसके लिए है, बेबी के लिए है। ऐसा मना नहीं कि आप लगाना चाहते हो तो नहीं लगा सकते हो, आप लगा सकते हो, लेकिन मेरी टारगेट ऑडियंस स्पेसिफिकली एक बेबी है जिसके लिए वो पाउडर मैंने बनाया है। उसी हिसाब से अपना एडवर्टाइजमेंट का प्रमोशनल एक्टिविटी भी की जाती है। आपको हमेशा उनके ऐड में एक छोटा बेबी दिखाई देगा कि कैसे एक मम्मी अपनी बेबी की केयर कर रही है, पाउडर उसको लगा रही है। तो डेफिनेटली ये क्या बताता है हमको, एक प्रमोशनल, एक पेड मैसेजेस है जो बड़े बड़े ब्रांड्स हमारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने के लिए करते हैं ना। The goal is to attract new customers by defining the target market and reaching out to them with an effective ad campaign। यहाँ पर जो हमारा गोल है, हम क्या चाहते हैं, हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं नए कस्टमर्स को, जो कि हमारे टारगेट मार्केट है ना, उसमें हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा टारगेट मार्केट जो है वो हमारे प्रोडक्ट या हमारे सर्विसेज को खरीदे। इसके लिए हम एक बहुत ही इफेक्टिव एड कैंपेन जो है वो चलाते हैं, जो भी हम अपने टीवी शोज़ के टाइम पर देखते हैं ना, बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट्स जो आ रहे हैं, तो ये कैंपेन्स जो है ऐड के वो चालू होते हैं जो कंटिन्यूसली चलते रहेंगे। क्यों चलते रहेंगे, क्योंकि ब्रांड ने आपके अंदर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने के लिए वहाँ पर पैसे दिए हैं। तो ये होता है हमारे एडवर्टाइजमेंट का मतलब। ओके, अब अगर हम देखें तो एडवर्टाइजमेंट हमको हर जगह देखने मिलेगा, चाहे आप कहीं पर सिनेमा में चले जाओ आपको वहाँ देखने मिलेगा, न्यूज़पेपर में देखने मिलेगा, सोशल मीडिया में बड़े बड़े होर्डिंग्स होते हैं जहाँ देखने मिलता है, मैगजीन्स होती है, टेलीविज़न होता है ऑफ कोर्स जहाँ पर हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर हमने अगर घर से बाहर कदम रखा है तो हमको एडवर्टाइजमेंट ना दिखे, ऐसा नहीं होता है। हर जगह कहीं ना कहीं एड्स आपको देखने मिलती है, भले पोस्टर्स के फॉर्म में होगी लेकिन वो भी एक एड ही होता है। भले बिलबोर्ड्स लगे हैं, होर्डिंग्स लगे हैं, इस तरीके के होर्डिंग्स जो होते हैं हमको अक्सर रास्तों पर देखने मिलते हैं। तो ये सारे होर्डिंग्स भी क्या होते हैं, बेसिकली ये एडवर्टाइजमेंट ही होता है किसी भी ब्रांड का या उस ब्रांड के प्रोडक्ट का। अब हम बात करते हैं हमारे इस टॉपिक की जिसका नाम है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा जो बोलता है डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। सबसे पहले इस टर्म को तोड़कर हम इस टर्म के बारे में समझेंगे। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड का मतलब होता है आपस में सबको मिलाना, इंटीग्रेट करना, यूनाइट करना, आपस में सबको मिलाना, राइट। तो यूनिफाइंग बोल सकते हैं हम इसको, या यूनाइट करना बोल सकते हैं इसको। मार्केटिंग क्या होता है, बेसिकली मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां आप अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बेचने के लिए कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करते हो। अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेचने के लिए कुछ एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं हम, उसे हम बुलाते हैं मार्केटिंग। कम्युनिकेशन क्या होता है, जहां पर आप
एक अपना एक संदेश जो है, अपना एक मैसेज जो है, अपने पास से सामने वाले को कुछ मैसेज देना चाहते हो, अपने पास से सामने वाले को कुछ मैसेज देना चाहते हो, वो होता है हमारा कम्युनिकेशन। तो जब तीनों को आप मिला देंगे तो इसे हम बुलाते हैं इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, जहाँ आप क्या कर रहे हैं, जितने भी मार्केटिंग के चैनल्स है, चाहे आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, सेल्स प्रमोशन कर रहे हो, पब्लिसिटी कर रहे हो, जो कुछ भी तरीके से आप ऑडियंस के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, या तो आप कोई एक एलिमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि पब्लिसिटी के थ्रू मैं अपने ऑडियंस तक पहुंचना चाहती हूँ, या एडवर्टाइजमेंट के थ्रू मैं अपने ऑडियंस तक पहुंचना चाहती हूँ। तो सारे के सारे एलिमेंट्स को आप जब मिला देते हो तो वो हो जाता है हमारा इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। ना IMC integrating is bringing together all the methods of brand promotion to promote a particular product or service among target customers। जितने भी मेथड्स होते हैं ब्रांड प्रमोशन के, हम सबको एक साथ ले आते हैं ताकि हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रमोट कर सके। किसके कहाँ पर प्रमोट करना है, अपने टारगेट कस्टमर्स के सामने हमको प्रमोट करना है। अब एक डेफिनेशन दिया है विलियम स्टैंटन ने, जो डिफाइन करते हैं इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन को, ये कहते हुए एज द एलिमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशंस मार्केटिंग मिक्स दैट इज यूज्ड टू इन्फॉर्म, यूज टू परसुएट का मतलब होता है कन्विंस या इन्फ्लुएंस करना, एंड रिमाइंड द मार्केट रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स प्रोडक्ट और सर्विस। यानी कि इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन एक ऐसा एलिमेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो सारे मार्केटिंग मिक्स को क्या करता है, इकट्ठा करता है। मार्केटिंग मिक्स क्या है, हमारे 4 P's ऑफ मार्केटिंग है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, इन सबको एक साथ इकट्ठा करता है और क्या करता है, इनके बारे में इन्फॉर्म करता है अपने टारगेट ऑडियंस को, उनका डिसीजन इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है और बार बार अपने मार्केट को, टारगेट मार्केट को याद दिलाता है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट करता है, ये ब्रांड मार्केट में एग्जिस्ट करता है। उसे हम बुलाते हैं इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। Now, it enables all aspects of marketing mix to work together in harmony to promote a particular product or service effectively among end users। तो basically end users कौन होते हैं, जो फाइनली उस प्रोडक्ट को यूज़ करने वाले हैं, यानी कि हम कंज्यूमर्स। तो यहाँ पर सारे के सारे मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर हम सारे एलिमेंट को एक साथ मिलाकर आते हैं ताकि वो एक साथ काम कर सके, जिससे कि हम टारगेट ऑडियंस तक अपना प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो पहुंचा सके। सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। Now, moving to the features of marketing. Okay, this is the features of integrated marketing communication, not just marketing, ये features of IMC है। Okay, सबसे पहला है कि ये तो एक प्रोसेस है कम्युनिकेट करने का, टारगेट ऑडियंस तक हम अपना मैसेज जो है वो क्या करना चाहते हैं, पहुंचाना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये क्या है, ये एक प्रोसेस है, माध्यम है किस चीज़ का, कि हम अपने कम्युनिकेशन मैसेज ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हैं। अब कुछ स्टेप्स है जो ये आइडेंटिफाई करता है। सबसे पहले है आइडेंटिफाइंग द टारगेट ऑडियंस। सबसे पहले तो पता लगाओ कि हमारा अगर कोई प्रोडक्ट है तो इस प्रोडक्ट का टारगेट ऑडियंस कौन होगा, मेरा जो प्रोडक्ट है इसका यूज़र कौन होगा, एक स्पेसिफिक सेट ऑफ पॉपुलेशन ही होगा जो इसको यूज़ करेगा। सेकेंड है डिटरमाइनिंग कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव। अब आपको बताना है, आपको समझना होगा कि मैं ये जो बेचना चाहती हूँ तो ऐसा क्या मैसेज है जो मुझे अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुँचाना है, तो उसका उद्देश्य जो है वो आपको समझना होगा। डेवलपिंग IMC प्लान, तीसरा स्टेप करना है आपको क्या, आपको IMC का पूरा प्लान बनाना है, किस तरीके से कौन से एलिमेंट को आप इन्वॉल्व करोगे अपने मार्केटिंग के लिए। नेक्स्ट है डिज़ाइनिंग कम्युनिकेशन मैसेज। अब उस मैसेज को आप फ्रेम करेंगे। यहाँ जिस मैसेज को आप सोच रहे थे कि मेरे मैसेज पहुँचाने का उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, अब उस मैसेज को आप क्या करेंगे, उस मैसेज को आप डिज़ाइन करेंगे। आइडेंटिफाइंग कम्युनिकेशन टेक्निक्स। अब टेक्निक बताओ कि कौन से तरीके से हम इस मैसेज को अपने ऑडियंस तक पहुँचा सकते हैं। देन यू हैव टू डिटरमाइन द बजट। अब सिर्फ हवाओं में बात नहीं करना है, एक बजट भी सोचना है हमको कि कैसे अपने टारगेट ऑडियंस तक अगर मुझे पहुंचना है तो मेरा बजट क्या है, कितना पैसा मुझे एडवर्टाइजिंग के ऊपर स्पेंड करना होगा जिससे कि ये पैसे का इतना रिटर्न मुझे मिलना ही चाहिए व्हेन आई एम स्पेंडिंग माई मनी ऑन एडवर्टाइजमेंट। देन इम्प्लीमेंटिंग द IMC प्लान। अब जो प्लान बना है आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है। अब जो भी आपने तय किया है बस उसको क्या करना है, एक्शन में लेकर आना है, और लास्ट में अपनी जो परफॉर्मेंस है उसका रिव्यू भी करना है। याद रखना बच्चों, इवैल्यूएशन, इसे हम कहते हैं इवैल्यूएशन। रिव्यू का मतलब होता है इवैल्यूएशन करना। इवैल्यूएशन यानी कि
पूरा 6 महीना, 3 महीना, 4 महीना हम पढ़ाई करते हैं, हमारी एग्ज़ाम होती है। एग्ज़ाम होने के बाद जो हमको मार्क्स मिलते हैं उससे समझ में आता है कि हमको किसी भी चीज़ की कितनी नॉलेज है, यानी हमने जितनी पढ़ाई की थी 3 या 6 महीने में, उसका रिजल्ट जो है वो हमको हमारा परफॉर्मेंस बताता है। सिमिलरली जो भी प्लान इंप्लीमेंट हुए हैं, इस प्लान को हमको रिव्यू करना है, देखना है कि हमने इस प्लान को जब एक्शन में लाया तो हमारी परफॉर्मेंस बढ़ी या घटी। अगर घटी तो कहाँ पर लूप होल्स थे, अगर बढ़ी तो किस तरीके से स्ट्रैटेजी के साथ हमको आगे बढ़ना है कि आगे हमारी परफॉर्मेंस और ज़्यादा इम्प्रूव होते जाए। तो ये हमारा सबसे पहला फीचर है आईएमसी का, जिसके अंदर हमने कई सारे स्टेप्स देखे हैं। अब सेकेंड आता है मेन ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहला काम क्या है, अवेयरनेस क्रिएट करना है लोगों के अंदर, एक डेवलप करना है एटीट्यूड लोगों के अंदर। एटीट्यूड मतलब यहाँ पर क्या होता है, एक परसेप्शन, एक माइंडसेट जो है वो उनका बनाना है अपने प्रोडक्ट्स को लेकर। अपनी ब्रांड इमेज क्रिएट करना है लोगों के सामने, और हम ये भी चाहते हैं कि लोग हमारे लिए, हमारी ऑडियंस हमारे लिए ब्रांड लॉयल्टी डेवलप करे। ब्रांड लॉयल्टी का मतलब क्या होता है कि चाहे मार्केट में मेरे कंपटीशन में कितने भी ब्रांड्स आ जाए, फिर भी मेरा कस्टमर जो है वो हमेशा मुझसे इतना सेटिस्फाई रहे कि मेरे अलावा दूसरे किसी ब्रांड को ना खरीदें। फिर ये कहता है काउंटरिंग कॉम्पिटिटिव क्लेम्स। ओके, जितने भी कॉम्पिटिटर्स होंगे आपके, तो डेफिनेटली आपको भी उनके अगेंस्ट काउंटर अटैक करने आना चाहिए। काउंटर अटैक मतलब एक हेल्दी कंपटीशन का माहौल जो है वो आपको क्रिएट करना है। कॉर्पोरेट इमेज बिल्ड करना है, परसुएडिंग कस्टमर्स टू बाय प्रोडक्ट्स। तो परसुएडिंग, यहाँ पर आप कन्विंस करना चाहते हो कस्टमर्स को कि आप हमारे प्रोडक्ट को खरीदो, तो ये कन्विंसिंग आपके एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ही होता है। देन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर कस्टमर्स डिसीजन। अगर कोई कस्टमर किसी चीज़ को खरीदता है तो कई बार कुछ सर्वे फॉर्म्स आते हैं जो हम फिल करके बताते हैं हमने खरीदा तो क्यों खरीदा, तो उससे हमारी चॉइसेस का पता जो है वो इनको लग जाता है उस फॉर्म को फिल करके। ओके, कंटिन्यूस इन नेचर। Constant needs to undertaken activities to face challenges from the competitors। अच्छा, ये जो आईएमसी के प्लान हम बनाते हैं, अब ऐसा नहीं है कि मैंने एडवर्टाइजमेंट कर दिया, मार्केटिंग मिक्स का यूज़ कर लिया, अब एक बार जो है मेरा एडवर्टाइजमेंट हो गया, मेरा सेल्स अच्छा आ गया, फिर मैं हाथ पे हाथ रख के बैठ जाऊँ और मैं सोचूँ कि चलो अब तो सेल्स आते रहेगा। ऐसा नहीं होता है। आईएमसी जो है वो एक कंटिन्यूस एक्टिविटी है, वन टाइम एक्टिविटी नहीं है कि आपने एक बार प्लान किया उसके बाद आप छोड़ दोगे। इसलिए कई सारे ब्रांड्स का देखो लोगो चेंज होते हैं, कई बार लोगो चेंज होते हैं, लोगो का कलर चेंज होता है, एडवर्टाइजमेंट जो है वो अलग अलग तरीके से लेकर आते हैं। तो ये सब इसलिए होता है क्योंकि आईएमसी एक कंटिन्यूस एक्टिविटी है, वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, अगर आपको कंपटीशन में सर्वाइव करना है तो। द नेक्स्ट फीचर सेज एलिमेंट्स ऑफ आईएमसी टू कम्युनिकेट कमर्शियल मैसेजेस। अब एलिमेंट्स यानी कि आईएमसी जो है ना, उसका उसके कुछ पार्ट्स है जो मिलाकर पूरा आईएमसी बनता है, तो ये उसके एलिमेंट्स है, सब पार्ट्स हम बोल सकते हैं। जैसे कि पब्लिसिटी, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन हो गया, सेल्समैनशिप है, स्पॉन्सरशिप है, पब्लिक रिलेशन, पैकेजिंग और पार्टिसिपेशन इन ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशंस। तो ये सारे क्या है, हमारे एलिमेंट्स है, किसके, हमारे आईएमसी के। क्योंकि हम इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैं इसको इस क्वेश्चन को, इस पॉइंट को बेसिकली ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगी। नेक्स्ट आंसर हम इसी के ऊपर पढ़ने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट इज क्रिएटिविटी। अब जो हमारा आईएमसी है वो क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम एक बहुत ही ऐसा ऐड क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जो इफेक्टिव होना चाहिए। इफेक्टिव का मतलब होता है आपके ऐड का असर जो है वो दिखाई देना चाहिए, यानी कि आपका सेल्स जो है वो बढ़ना चाहिए आपके उस एडवर्टाइजमेंट की वजह से। क्रिएटिविटी इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट इफेक्टिव एड्स, समथिंग मोर एक्साइटिंग, एंटरटेनिंग एंड इफेक्टिव। तो ऐड कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि एक्साइटिंग भी हो, थोड़ा सा एंटरटेनिंग भी होना चाहिए ऑडियंस के लिए, और उसी के साथ साथ उसका प्रभाव हमको देखने मिलता है जब हमारा सेल्स उस ऐड के बाद बढ़ता है। देन वी हैव आर्ट एंड साइंस। आर्ट यानी कि एक कला है और साइंस यानी कि विज्ञान है। अब आर्ट यानी कि एक कला क्यों है, ये जो हम क्रिएटिविटी इतना लेकर आते हैं ना, आपने आर्टिस्ट को देखा होगा, जो आर्टिस्ट होते हैं, जो ड्राइंग पेंटिंग करते हैं, बेसिकली बड़े क्रिएटिव होते हैं। वो कलर कॉम्बिनेशन को यूज़ करना, हमारी सोच से बाहर, इमेजिनेशन से बाहर वो क्या करते हैं, अपना क्रिएटिव वर्क लेकर आते हैं। तो आईएमसी में भी क्रिएटिविटी की ज़रूरत होती है, इसीलिए उसको एक कला बुलाया गया है। अब उसको विज्ञान क्यों बुलाया गया है, क्योंकि ये जो हम कमर्शियल मैसेज पहुँचाना चाहते हैं ना लोगों तक, तो ये हम ऐसे ही नहीं पहुँचाते, हम सिस्टमैटिकली प्लान करते हैं। साइंस में, विज्ञान में क्या होता है, बेसिकली रिसर्च का काम ज़्यादा होता है। जब आप रिसर्च करते हो किसी थियोरी के ऊपर, फिर जाके वो थियोरी जो है वो एक्शन में आती है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी जो हमने इतना रिसर्च किया है मार्केट के बारे में, ऑडियंस के बारे में, उस हिसाब से हम अपने एडवर्टाइजिंग को फ्रेम करते हैं। तो इसीलिए इसको साइंस भी बुलाया जाता है और आर्ट भी बुलाया जाता है, क्योंकि एक कला है और एक विज्ञान भी इसके अंदर छुपा हुआ है। नेक्स्ट आता है हमारा टारगेट ऑडियंस।
Target audience must select right target audience and to create a positive impact so that they buy and repeat the purchases of the marketer's brand. यानी कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस होती है उनके माइंड में एक ऐसी पॉजिटिव ब्रांड इमेज क्रिएट करना है कि बार बार वो आप ही के प्रोडक्ट को खरीदे और ब्रांड लॉयल्टी भी उनके अंदर दिखनी चाहिए. Influence diverse groups may include the intermediaries, employees, shareholders and the society at large. तो यहाँ पर डाइवर्स ग्रुप को आपका जो ब्रांड है, आपका जो एडवर्टाइजमेंट है, इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि वो डाइवर्स ग्रुप को क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है. यानी कि डाइवर्स का मतलब होता है अलग अलग ग्रुप्स को, जैसे कि आपके एम्प्लॉयज़ हो गए, आपके शेयर होल्डर्स हो गए, या फिर सोसाइटी की अगर हम बात करें तो इन सबको इन्फ्लुएंस करना चाहिए आपका एडवर्टाइजमेंट या आपका ब्रांड. तो यहाँ पर हमारा फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग जो है वो बच्चों ख़त्म होता है. मूव ऑन करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा एलिमेंट्स ऑफ आईएमसी. एलिमेंट्स जैसे मैंने आपको कहा था कि ये डिटेल में हम देखने वाले हैं इसके अंदर. तो एलिमेंट्स ऑफ आईएमसी इज़ नथिंग बट दे ऑल आर टूल्स, या फिर हम कहेंगे पार्ट है किसका, हमारे इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन का. ओके सबसे पहला आता है हमारा पब्लिसिटी, जिसको हम डिवाइड कर दें तो पब्लिक प्लस विजिबिलिटी को हम बुलाते हैं पब्लिसिटी, और अवेयरनेस अबाउट अ प्रोडक्ट और सर्विसेज वाया मीडिया. तो मीडिया के थ्रू हमको किसी प्रोडक्ट या किसी सर्विस के बारे में पता चलता है. डजेंट हैव टू बी पेड फॉर. ओके पब्लिसिटी और एडवर्टाइजमेंट में सबसे बड़ा फ़र्क होता है कि एडवर्टाइजमेंट जो है वो पेड मैसेजेस होते हैं, लेकिन पब्लिसिटी पेड भी हो सकती है और अनपेड भी हो सकती है. जैसे आपने किसी प्रोडक्ट को ख़रीदा, उसको ख़रीदने के बाद आपको बहुत अच्छा लगा यूज़ करने, कभी आप अपने फ्रेंड से कुछ डिस्कस कर रहे हो तो आपने उसके डिस्कशन में आपने वर्ड ऑफ माउथ का इस्तेमाल करते हुए उस प्रोडक्ट के बारे में बताया, तो आपसे इन्फ्लुएंस होकर आपकी फ्रेंड ने भी ख़रीद लिया उस प्रोडक्ट को, राइट. तो उसको बोलते हैं वर्ड ऑफ माउथ, जो कि पब्लिसिटी का हिस्सा होता है. यहाँ पर किसी ब्रांड ने आपको पैसा नहीं दिया है, लेकिन क्योंकि आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है तो उसको आपने क्या किया, शेयर किया अपने दोस्त के साथ में, तो इसको वर्ड ऑफ माउथ कहते हैं. होस्टिंग इन्फॉर्मेटिव सेशंस, ऐसे सेशंस रखना, आप ऐसे सेशंस रख रहे हो जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में और ज़्यादा लोगों को समझा रहे हो. सेमिनार्स रखना. पोस्टिंग अ वीडियो, एक कोई वीडियो बना दिया आपने अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, उसको पोस्ट कर दिया. पॉजिटिव फीडबैक बाय अ सेटिस्फाइड कस्टमर, एक सेटिस्फाइड कस्टमर ने एक अपना फीडबैक जो है वो दे दिया. इंटरव्यू विद अ लोकल न्यूज़ आउटलेट फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी लोकल न्यूज़ चैनल वालों के पास जाकर आपने अपने प्रोडक्ट, अपने ब्रांड या अपनी कोई न्यूज़ स्ट्रैटेजी से रिलेटेड आपने उनको इन्फॉर्मेशन दे दी. तो बेसिकली ये हमारा क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारा पब्लिसिटी, जो कि हमने अभी अभी देखा है. Okay, now the most important thing is you all have to answer this question: is publicity and advertising similar? Publicity versus advertisement हम देखेंगे. ओके कैन यू प्लीज़ टेल मी द डिफरेंस, क्या आप ये डिफरेंस जो है वो मुझे बता सकते हैं पब्लिसिटी और एडवर्टाइजमेंट के बीच में. मैंने आपको अभी समझाया, एडवर्टाइजमेंट पेड होता है, पब्लिसिटी चाहे तो पेड हो सकती है, चाहे तो अनपेड भी हो सकती है. अनपेड कैसे होगी, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी के थ्रू आपकी जो पब्लिसिटी होती है वो अनपेड होती है. ओके Now, much of the reason behind the confusion with trying to distinguish publicity from marketing is often because they each bring similar advantages to an organization. कई बार लोगों को confusion होता है मार्केटिंग और पब्लिसिटी या एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी में किसी तरीके का कोई डिफरेंस जो है वो नहीं है. हालांकि ऐसा नहीं होता है, दोनों से फ़ायदा जो है वो कंपनी को ही हो रहा है. देखो, अगर आप वर्ड ऑफ माउथ भी करोगे तो भी कंपनी का सेल आ रहा है, अगर आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो तो भी कंपनी का सेल जो है वो इंक्रीज़ हो ही रहा है, राइट. तो दोनों से ही एडवांटेज जो है वो कॉमन मिलता है कंपनी को. To begin, advertising can be defined as the set of events or activities designed to bring attention to a product or service. यानी एडवर्टाइजिंग क्या है उसको डिफाइन किया गया है ऐसे इवेंट्स या एक्टिविटीज़ रखना जिससे कि हम क्या कर रहे हैं, लोगों का अटेंशन जो है अपने प्रोडक्ट और सर्विस की तरफ लाते हैं. Now, publicity and advertising each help to generate awareness about an organization's product or services. पब्लिसिटी और एडवर्टाइजमेंट दोनों ही क्या काम कर रही है, लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट कर रही है. तो दोनों ही ऑलमोस्ट काम इनके सिमिलर है, लेकिन कई जगहों पर पब्लिसिटी के लिए पे नहीं भी करोगे, लेकिन एडवर्टाइजमेंट जो है वो पेड ही रहने वाला है. They each have a similar goal in mind, which is to increase the revenue and sales to ensure success for an organization. अब दोनों का गोल कॉमन है, कंपनी में रेवेन्यू आना चाहिए और कंपनी का सेल जो है वो बढ़ना चाहिए, जिससे कि कंपनी जो है वो तरक्की करते जाए, सक्सेस जो है वो मिलता जाए ऑर्गेनाइजेशन को. तो दोनों का गोल, दोनों का एम जो होता है वो कॉमन होता है. एडवांटेजेस भी सिमिलर आते हैं कंपनी के पास में, लेकिन दोनों के बीच में फ़र्क यही होता है कि पब्लिसिटी अनपेड भी हो सकती है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट पेड ही होती है. ओके, द नेक्स्ट एलिमेंट दैट वी हैव इज एडवर्टाइजिंग इटसेल्फ. ओके, advertising is an activity that is obtained by paying for it, such as business paying for a commercial
spot that as in a movie theater before the movie begins। तो बेसिकली एडवर्टाइजमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके लिए पैसे दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम मूवी के लिए जाते हैं कभी भी, तो देखो उसके 10-15 मिनट पहले कोई ना कोई एड्स चालू होते हैं, चाहे कोई अपकमिंग मूवी का ऐड देता हो, वहाँ पर कोई ब्रांड का कोई प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट जो है वो हमको देने मिलता है। तो बड़ी बड़ी कंपनी जो है, कमर्शियल्स जो है वो क्या करते हैं, पैसे देते हैं थिएटर वालों को कि हमारा जो ऐड है बीच बीच में क्या करना, रन करना। Now, a newspaper is an example of a place where advertising takes place। तो न्यूज़पेपर एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पर एडवर्टाइजिंग हमको कई सारी देखने मिलती है। It cost money to buy out the space for a particular period of time in that newspaper or on that blog page। अच्छा, कहीं पर भी किसी भी न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आपको देना होता है तो उसके लिए आपको अच्छे खासे पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि आपने उसके अंदर एक स्पेस जो है वो बुक करके रखी है कि यहाँ पर जो है मेरा ऐड होना चाहिए। जैसे कि ह्युंडई अगर अपनी कोई न्यू कार के साथ आती है, होंडा आती है, या कोई भी ऑटोमोबाइल कंपनी, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं ह्युंडई की कोई न्यू कार आ गई है तो उन्होंने मांगा न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट कि हमको फ्रंट पेज पे, टाइम्स ऑफ इंडिया या मुंबई मिरर के फ्रंट पेज के ऊपर अपना ऐड जो है वो देखना, मतलब लोग जो है वो देखने चाहिए। तो इसके लिए फ्रंट पेज है तो सबसे पहला पेज है, तो उसके लिए लोग और ज़्यादा जो न्यूज़पेपर होते हैं वो और ज़्यादा चार्जेस जो है वो मांगते हैं कमर्शियल से। नाउ अदर एग्जाम्पल्स इंक्लूड कमर्शियल्स, जो कि टीवी पर हमको एड्स देखने मिलते हैं, यूट्यूब के ऊपर जो एड्स हम देखते हैं, जो स्किप वाले ऐड होते हैं, कुछ ऐड होते हैं जिसको आप स्किप कर सकते हो, कुछ होते हैं जो स्किप का ऑप्शन ही नहीं देते। जो स्किप का ऑप्शन नहीं देते वो ज़्यादा पैसे पे करते हैं एज़ कम्पेयर टू दोस्त जिन्होंने स्किप का ऑप्शन लिया हुआ है। यूट्यूब के वीडियोस किसी को डायरेक्टली मेल भेज रहे हो आप, उसका ईमेल आईडी कहीं से लेना, रेडियो हो गया, इंटरनेट हो गया, या फिर मैगजीन्स में एड्स हो गए, तो ये सारे पार्ट हमारे एडवर्टाइजिंग का हिस्सा होता है। अब जैसे कि न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग, देखो टाटा मोटर्स का मैंने एक लिया है कि इन्होंने 25 जून 2018 तक का कुछ उनका ऑफर चल रहा था। ओके, तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट में टाटा मोटर्स ने इस तरीके से एक न्यूज़पेपर में अपना एडवर्टाइजमेंट जो है वो दिया था, जहाँ डिटेल में उन्होंने क्या समझाया था, डिटेल में थोड़ी सी कार के स्पेशल की फीचर्स जो है वो समझाए हैं। ये जो न्यू नेक्सन कार लेकर आए थे तो 150 ईयर्स का सेलिब्रेशन है और कई सारे ऑफर्स रहेंगे अगर आपने 25 जून 2018 के पहले ख़रीदा या तब तक बुकिंग किया होगा इस कार का। तो यहाँ पर उन्होंने अपना प्राइस भी मेंशन कर दिया है और ये सीलिंग का व्यू लेते हुए उन्होंने उस कार की जो है वो पिक्चर क्लिक की है और यहाँ पर न्यूज़पेपर में ऐड दिया है। इसी के साथ साथ उन्होंने अपने जितने भी डीलर्स हैं वहाँ के डिटेल्स जो है वो आपको मेंशन करके दिए हैं यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से न्यूज़पेपर में एक स्पेस बुक करने के लिए आपको अच्छा खासा पैसा देना होता है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो ये यूट्यूब के प्री रोल एड्स होते हैं जहाँ पर स्किप वीडियो का ऑप्शन आता है आपको। थर्ड आता है हमारा सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन इज अ टेक्निक टू इंड्यूस अ डिजायर्ड रिस्पॉन्स ऑन पार्ट ऑफ टारगेट कस्टमर्स एंड इंटरमीडियरीज। तो सेल्स प्रमोशन एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं, लोगों से ज़्यादा रिस्पॉन्स चाहते हैं ताकि हमारा जो सेल्स है वो क्या हो जाए, इंक्रीज़ हो सके। तो हम क्या ऐसी टेक्निक्स है जिसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आफ्टर सेल सर्विस हमने दे दिया अपने कस्टमर को, समझ लो एसी लिया है तो उनको 3 से 4 सर्विसिंग जो है वो हमने फ्री दे दी, तो ये हमारे आफ्टर सेल सर्विस का हिस्सा होता है। ब्रांडेड और कॉम्बो प्रोडक्ट्स देते हैं, एक के साथ एक प्रोडक्ट को फ्री दे देना, तो ये कॉम्बो ऑफर आप देते हो। अगर आप उस 2 प्रोडक्ट को अलग अलग खरीदोगे तो हो सकता है आपको 300 पे करना पड़े, लेकिन एक साथ पे खरीदोगे अगर आप उसको तो आपको कम अमाउंट पे करना पड़ेगा। कंज्यूमर के लिए कॉन्टेस्ट आप रखते हो कि कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करो। जैसे हम मॉल्स में जाते हैं तो देखते हैं ना कोई कॉन्टेस्ट होता है, कोई आएगा पार्टिसिपेट करेगा तो उसको फिर कुछ ना कुछ हम प्राइज़ जो है वो देते हैं। डिस्काउंट्स देना, एक्सचेंज ऑफर रखना, फ्री सैम्पल या फ्री गिफ्ट देना, गारंटी और वारंटी देना, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो कस्टमर्स को लगता है कि हमको कुछ वैल्यू मिल रही है, तो अपने आप इससे कस्टमर्स के अंदर लॉयल्टी जो है वो जाग जाती है आपके ब्रांड के लिए। अब सेल्स प्रमोशन की कुछ टेक्निक्स है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर, जैसे बंडलिंग का ऑप्शन है, देखो एक साथ दोनों को दे दिया, कुछ कंटिन्यूटी प्रोग्राम्स आपने रख दिए, कूपन्स दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, एक्सचेंज ऑफर रखते हैं हम कि पुराना दो और नया लेकर जाओ तो उसमें कुछ माइनस होकर मिल सकता है आपको, जैसे सेलफोन्स के लिए होता है, रेफ्रिजरेटर्स के होता है एक्सचेंज ऑफर। EMI फैसिलिटी आपको देना, ये भी सेल्स प्रमोशन का ही हिस्सा है। कुछ हम लिमिटेड ऑफर्स देते हैं कि अगर आपने अगले 1 घंटे के अंदर अगर ख़रीद लिया तो आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। लकी ड्रॉ निकालते हैं हम, बाय 1 गेट 1 फ्री का बोगो ऑफर जो है वो हम देते हैं। रेफरल बेनिफिट देते हैं, जैसे कई सारे एप्लीकेशंस करते हैं ना कि अगर आपने एक लिंक अपने फ्रेंड को भेजा और उसको भेजने के बाद उसने अगर डाउनलोड किया तो आपको इतना अमाउंट जो है आपके बैंक अकाउंट में मिलेगा। तो ऐसा होता भी है, कई बार पे भी करते हैं, तो ये रेफरल बेनिफिट्स होते हैं। कई बार फ्री ऑफर आपको मिलते हैं, कोलगेट के साथ में, टूथपेस्ट के साथ में टूथब्रश आपको फ्री दे दिया,
इवेंट को स्पॉन्सर कर दिया, आईपीएल को वीवो ने स्पॉन्सर किया है तो वो इवेंट स्पॉन्सरशिप होती है। स्टॉक क्लियरेंस सेल्स आपने लगा दिया, फ़ोन को लॉन्च होने के पहले आप कुछ ऑफ़र रखते हो कि अगर आपने पहले ही बुकिंग कर लिया उस फ़ोन की तो आपको इतने अमाउंट में मिल जाएगा। डेमो देते हो कहीं पर जाकर प्रोडक्ट्स का, सैम्पल्स देते हो, कई कई बार इंस्टेंट ऑफर आप देते हो, क्वांटिटी के ऊपर आप डिस्काउंट देते हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या है, सेल्स प्रमोशन टेक्निक है। ये क्यों करते हैं हम, ताकि हमारा सेल्स जो है वो बढ़े। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप हमने देखा किसी भी स्पोर्ट्स के, कल्चरल के या सोशल इवेंट्स के लिए कंपनी क्या करती है, पैसे पे करती है और बदले में उनका नाम जो है वो उनको एज स्पॉन्सर देखने मिलता है। जैसे अगर हम बिग बॉस देखें तो बिग बॉस को भी कोई स्पॉन्सर करता है तो जैसे ही चालू होता है तो स्पॉन्सर्ड बाय ओप्पो, वीवो, जिसने भी स्पॉन्सर किया उसका नाम देखने मिलता है। आईपीएल जो है वीवो ने स्पॉन्सर किया तो वीवो का नाम आ जाएगा, रिलायंस ने किसी को स्पॉन्सर किया तो रिलायंस का नाम आ जाएगा। तो इस तरीके से वो लोग पैसे जो है वो पे करते हैं किसी भी इवेंट में, जिससे कि उनका नाम एज अ स्पॉन्सर सबसे ज़्यादा दिखे। तो ये भी एक तरीके का अपने ब्रांड का प्रमोशन होता है। अब इवेंट्स जैसे कि आईपीएल हो गया, वर्ल्ड कप हो गया, अवार्ड शोज हो गया, ये सारे के सारे इवेंट्स जो है ये स्पॉन्सर्ड इवेंट्स ही होते हैं। कहीं ना कहीं बड़े बड़े जो ब्रांड्स होते हैं हम उसको बोलते हैं कि आप पैसा दो, बदले में हम आपको पब्लिसिटी जो है वो देंगे। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं स्पॉन्सरशिप्स के। गूगल जो है वो स्पॉन्सरशिप करता है आईआईटी के टेक फेस्ट को, जिस जहाँ और उसी के साथ साथ जहाँ पर डेवलपर्स का मीट होता है, आपस में वो लोग मिलते हैं, तो ऐसा कोई इवेंट होता है तो गूगल स्पॉन्सरशिप करता है। मैकडोनल्ड जो है वो इंटरनेशनल लेवल ऑफ ओलंपिक गेम्स टू लोकल माइनर हॉकी जो है उसको स्पॉन्सर करता है। पेप्सिको ने आईपीएल को स्पॉन्सर किया है, एलजी ने वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर किया है, लैंड रोवर ने रग्बी, पोलो, ऑटोमोबाइल एक्सपोज को स्पॉन्सर किया है, जियो डिजिटल लाइफ ने कई सारे अवार्ड शो को, स्पोर्ट्स को, टेक सेमिनार्स को, ट्रेड शो को स्पॉन्सर किया है, हीरो मोटोकॉर्प ने क्रिकेट और हॉकी को स्पॉन्सर किया है, रेड एफएम ने मीडिया और एंटरटेनमेंट को स्पॉन्सर किया है, नेस्ले ने वाटर, रूरल डेवलपमेंट एंड न्यूट्रिशन रिलेटेड इवेंट्स को स्पॉन्सर किया है। तो इस तरीके से बच्चों जब भी आप एग्जाम में कोई आंसर लिख रहे हो ना, तो बस ऐसी हवाओं में बात मत करो, वहाँ पर एग्जाम्पल्स को भी मेंशन करो ताकि आपको भी याद रहे स्पॉन्सरशिप जैसे टर्म का मतलब क्या होता है। और आप जब लिखते हो तो टीचर को भी समझता है कि अच्छा चलो बच्चे को नॉलेज है इसके बारे में, उस हिसाब से आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं। तो ये आप अपने मार्क्स के लिए प्रमोशन टेक्निक अपनाओ कि आप एग्जाम्पल्स को वहाँ पर मेंशन करते हो। देन वी हैव पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग फेस टू फेस कम्युनिकेशन बिटवीन फर्म रिप्रेजेंटेटिव एंड प्रोस्पेक्ट लीड्स, जहाँ पर हमारा सेल्समैन हमारे सामने है और उस प्रोडक्ट को हमको बेचने के लिए वो बोल रहे हैं। जैसे आप क्रोमा चले गए, सेल्समैन हो गया, वो आपको दिख गया, वो पहले सामने से आएंगे, आपको ग्रीट करेंगे, आपको असिस्ट करेंगे, आपको बोलेंगे क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, आप क्या देख रहे हो, आप मुझे बताओ। फिर आप बताते हो कि मुझे फ़ोन खरीदना है नया, तो आप लेकिन कंफ्यूज हो कौन सा लेना है, तो वो जो है वो आपको सजेस्ट करेगा कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। अब उसको जहाँ से सबसे ज़्यादा कमीशन मिलेगा वो उस ब्रांड को सेल करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसी के साथ साथ आपको क्वालिटी भी देने की कोशिश करेगा। नाउ दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ प्रमोशनल एफर्ट टू सेल प्रोडक्ट्स। तो सबसे पुराना तरीका है ये। ऑफकोर्स पहले ये सब कुछ ऑनलाइन वर्ल्ड नहीं हुआ करता था, तो सेल्समैन ही होते थे जो आके प्रोडक्ट और सर्विस को बेचते थे। क्लैरिफाई एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट्स, मेंटेन गुड रिलेशंस विद द कस्टमर्स। तो किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम होगा, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो हम क्लैरिफाई कर सकते थे सेल्समैन से, आज भी कर सकते हैं डेफिनेटली। और इसी के साथ साथ इनका काम होता है कि कस्टमर्स के साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करके रख सके। जैसे कि यहाँ अगर आप देखो तो एक सेल्समैन है जो एक कैमरा को सेल करने की कोशिश कर रहा है, कस्टमर को पर्सुएट कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है वाई ही शुड बाय दैट कैमरा। नेक्स्ट आता है पब्लिक रिलेशन। सो बेसिकली व्हाट इज पब्लिक रिलेशन? To shape and maintain the image of a company, organization or individual in the eyes of the clients, various publics। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं, एक इमेज लोगों के मन में क्रिएट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? लोगों के माइंड में एक इमेज जो है वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि मैं जैसा चाहती हूँ आप मेरे बारे में, या मैं जैसा चाहता हूँ आप मेरे बारे में वैसा ही सोचो, मेरे कंपनी के बारे में, मेरे ब्रांड के बारे में उसी तरीके से सोचो। तो ये किसके माइंड में सेट करना चाहता है? पब्लिक के माइंड में सेट करना चाहता है। अब ये पब्लिक जो है वो कौन है? पब्लिक जो है वो इंक्लूड करता है क्लाइंट्स को, पोटेंशियल क्लाइंट्स को जो वाकई में ख़रीदना चाहते हैं उनसे सामान, वोटर्स को, मेंबर्स ऑफ द लोकल कम्युनिटी आता है, मेंबर्स ऑफ द मीडिया आता है, स्टूडेंट्स आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, ऑनलाइन फैन ग्रुप आते हैं, फॉरेन सिटीजन्स आते हैं। द लिस्ट इज एंडलेस। यानी पब्लिक में हर कोई यहाँ पर इंक्लूड हो जाता है जिसके माइंड में आप अपनी इमेज को शेप और मेंटेन करना चाहते हो। सो दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय पब्लिक रिलेशन। Now the seventh element is packaging. A properly designed package can influence the prospects
टू बाय द प्रोडक्ट। अगर एक प्रोडक्ट को सही तरीके से पैकेजिंग दी गई है, यूजुअली हमको पैकेजिंग का मतलब क्या समझ में आता है कि एक अच्छे से बॉक्स में रैप करके हमको दे दिया, वो पैकेजिंग होता है। दैट इज़ नॉट पैकेजिंग। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू सी दिस प्रोडक्ट, ये जो इसका आउटर बॉडी जो बनाया गया है, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज पैकेजिंग। इसको भी पैकेजिंग ही बोला जाता है, ये भी पैकेजिंग का हिस्सा है। हो सकता है कोई इसको देखकर, इसके इस फीचर को देखकर इस चीज़ को खरीद ले, इस प्रोडक्ट को खरीद ले, राइट, कि कितना लिफ्ट करने में काफ़ी ज़्यादा हल्का है, पानी जो है इसके अंदर ज़्यादा टाइम तक ठंडा रह सकता है, ज़्यादा टाइम तक गर्म रह सकता है। तो इसके इस फीचर को, ये जो आप आउटर फीचर देख रहे हो, इस बॉडी को देख रहे हो, इसको भी हम पैकेजिंग ही बोलेंगे। ओके, नाउ और वेल डिज़ाइन पैकेज कम्युनिकेट द टाइप एंड क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। जितना बेहतरीन आपने उसको डिज़ाइन किया है किसी भी प्रोडक्ट को, वो बताता है कि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो कितनी अच्छी रहेगी। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। अब पैकेजिंग क्या रोल प्ले करता है? प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन पैकेजिंग पे लिखी होती है। गुड्स को प्रोडक्ट करता है, ट्रांसपोर्टेशन और हैंडलिंग के टाइम पे उसकी क्वालिटी जो है वो उसको बनाए रखता है और प्रोडक्ट को प्रमोट भी करता है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने कई सारे प्रोडक्ट्स लिए हैं, ठीक है, ये कई सारे प्रोडक्ट्स हैं ऐसे, देखो हर प्रोडक्ट को अलग अलग तरीके से, अलग अलग शेप, अलग अलग साइज़, अलग अलग तरीके से डिज़ाइन करके बनाया गया है, ताकि आपको जब भी इसको कैरी करना हो तो आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन जब वेयरहाउस से होलसेलर रिटेलर्स के पास जा रहा होता है तब ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर प्रोडक्ट की सेफ्टी जो है वो बहुत मैटर करती है, वरना कई ज़्यादा नुकसान हो सकता है अगर आपने पैकेजिंग उसकी प्रॉपर नहीं की होगी तो। आई होप वी आर क्लियर विद द पैकेजिंग। नाउ द नेक्स्ट एलिमेंट दैट वी हैव इज ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशन। तो इस तरीके से ट्रेड फेयर और एग्जीबिशन जो है वो लगते हैं, जहाँ पर अगर आप देखें तो हर किसी को, हर एक ब्रांड, हर एक प्रोडक्ट के लिए अपना अपना काउंटर जो है वो खरीद सकता है। और जब ये ट्रेड एक्सपोज होते हैं तो बाहर से लोग आते हैं, देखते हैं, तो कई बार आपके प्रोडक्ट को खरीदते भी है। तो ये भी एक तरीका है कि आप अपना सेल जो है वो बढ़ा सकते हो, ना कि सिर्फ अपनी कंट्री में, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर किसी को आपका ब्रांड पसंद आ गया, आपका प्रोडक्ट पसंद आ गया, तो इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको इस ट्रेड फेयर और एग्जीबिशन में देखने मिलती है। ओके, ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशन इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ प्रमोटिंग द सेल ऑफ प्रोडक्ट। सबसे पुराना तरीका है सेल करने का, हमारे प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट के सेल को प्रमोट करने का। नाउ इन इंडिया ITPO, अच्छा इंडिया में जो है ये एक एजेंसी हमारे ITPO, ये ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि गवर्नमेंट ने सेटअप किया है। अब यही ITPO ही है जो हमारी कंट्री में ट्रेड फेयर्स और एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज करता है। ITPO जो है वो इंडियन एक्सपोर्टर्स को हेल्प करता है टू पार्टिसिपेट इन ट्रेड फेयर एंड एग्जीबिशन इन ओवरसीज मार्केट। अब इसी तरीके से, जिस तरीके से इंडिया में अगर कोई ट्रेड फेयर एग्जीबिशन हो रहा है तो आपको बोला जाता है पार्टिसिपेट करो, अगर इंटरनेशनल भी कोई हो रहा है, ओवरसीज भी हो रहा है, तो यहाँ से ITPO ही आपको यहाँ से बाहर असिस्ट भी करता है। नाउ पार्टिसिपेशन इन ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशन कैन अचीव सर्टन ऑब्जेक्टिव्स। अब पार्टिसिपेट जब हम करते हैं ट्रेड फेयर और एग्जीबिशन में तो कई सारे ऑब्जेक्टिव्स है जो हम अचीव कर सकते हैं, जैसे कि डेमोन्स्ट्रेटिंग फीचर्स एंड ऑपरेशन ऑफ द प्रोडक्ट। हम प्रोडक्ट का डेमो देकर उसके फीचर्स को वहाँ पर समझा सकते हैं। ऑब्जर्विंग द एफर्ट्स ऑफ द कॉम्पिटिटर्स, वहाँ जाकर आप ये देख सकते हैं कि आपका कॉम्पिटिटर जो है वो कितनी मेहनत कर रहा है प्रोडक्ट के पीछे। जनरेट अ लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिव बायर्स। अब कई बार हम वहाँ जाते हैं तो कई बायर्स भी आते हैं जो खरीदते भी है प्रोडक्ट, तो हम उनका नाम, नंबर, डिटेल्स जो है वो लेकर रख सकते हैं। तो फ्यूचर में इन्हीं बायर्स को हम क्या कर सकते हैं, आपका प्रोडक्ट अगर कंज्यूम कर लिया होगा, ख़त्म हो गया, वापस से उनको ख़रीदना होगा, तो कस्टमर रिटेंशन पे आप फोकस करते हैं कि इन बायर्स को हमको आगे भी चाहते हैं कि आगे भी ये लोग हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को खरीदें। तो ये था हमारा ट्रेड फेयर एंड एग्जीबिशन। नेक्स्ट आता है हमारा डायरेक्ट मार्केटिंग। नाउ इट इन्वॉल्व्स सेवरल टेक्निक्स टू सेल प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू द कस्टमर्स। अब हाँ, यहाँ पर जो है हम कस्टमर्स को डायरेक्टली अपना प्रोडक्ट जो है वो बेचना चाहते हैं। डायरेक्ट मार्केटिंग है कस्टमर्स के लिए, तो यहाँ पर येलो पेजेस हो गया या डायरेक्ट मेल हो गया, सेल्स लेटर भेज रहे हैं, ब्रोशर भेज रहे हैं, कैटलॉग भेज रहे हैं, इंटरनेट के जरिए, टेली मार्केटिंग के जरिए हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली कस्टमर्स तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। अब डायरेक्ट मार्केटिंग का एडवांटेज क्या है? इट हेल्प्स टू पर्सनलाइज एंड कस्टमाइज द मैसेज टू टारगेट ऑडियंस। हम टेलर के पास जाते हैं ना अपना कपड़ा सिलवाने के लिए, तो हम टेलर को ये थोड़ी बोलते हैं कि आपके हिसाब से जैसा सीना है सी दो, हम अपना ही मेजरमेंट देते हैं ताकि हमारे हिसाब से वो कपड़े बने। तो डायरेक्ट मार्केटिंग में भी क्या होता है, यहाँ पर पर्सनलाइज और कस्टमाइज होता है। जो भी मुझे टारगेट ऑडियंस तक मैसेज पहुँचाना है वो उस ऑडियंस के हिसाब से ही मैं क्या करूँगी, कस्टमाइज़ करके दूँगी।
नाउ सपोर्ट लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स एंड इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अब अगर आप अपने ब्रोशर्स और कैटलॉग्स उनको ईमेल पर भेजते रहते हो तो आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अपने कस्टमर के साथ बना के रख रहे हो। देखो ईमेल का ज़माना भी गया, क्योंकि अभी ईमेल को इतना नहीं देखता है, ऑर्गेनाइजेशन कोई देखता होगा, लेकिन हम जैसे लोग जो है वो ईमेल्स को नहीं देखते हैं। वी आर ऑन व्हाट्सअप, वी आर ऑन इंस्टाग्राम, न्यू एप्लीकेशन आया है थ्रेड, हम उसके ऊपर भी है। तो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, अब कैटलॉग है, ब्रोशर है, न्यू प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी ऐड हो रही है, तो सीधा सीधा व्हाट्सअप करके उनको सेंड कर दो, ताकि कस्टमर्स हमसे जुड़े रहे, उनको भी लगे कि कोई भी नया अपडेट आता है तो हम अपने कस्टमर्स को अपडेट दे रहे हैं। इट जनरेट्स क्विक रिस्पॉन्सेज एंड इमीजिएट इम्पैक्ट, यानी कि हमको इमीजिएट इम्पैक्ट उसका देखने मिलता है और कस्टमर्स की तरफ से रिस्पॉन्सेज भी जो है वो क्विक है। It is a cost-effective method as compared to other forms of advertising, as we avoid wastage of resources by reaching target audience directly. ये कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है, क्यों? क्योंकि हम डायरेक्टली अपने जो टारगेट ऑडियंस है ना उन्हीं के पास जा रहे हैं, बेमतलब का हर किसी ऑडियंस के पास या हर किसी के पास जाकर नहीं मिल रहे। जो हमारे एग्जैक्ट पोटेंशियल बायर्स है, टारगेट ऑडियंस है, हम उन्हीं को अपना मैसेज जो है वो देते हैं, जिससे कि हमारा जो खर्चा है एक्स्ट्रा वो बच जाता है। इट अलाउज बिजनेसेस टू कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द टारगेट ऑडियंस। अब क्योंकि हमारा खर्चा बच रहा है, क्यों? क्योंकि हम सीधा सीधा अपने टारगेट ऑडियंस तक ही पहुंच रहे हैं। So with this we have completed all the elements of IMC, that is integrated marketing communication, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी कंप्लीट हो गया है। मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम अपने रिमेनिंग क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।